मैं हूं भरत कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और अपने ये पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर का। अपने जो ये चैप्टर है वो इस पार्ट यानी सेकंड पेपर का ये जो प्रधानमंत्री के बारे में है। तो ध्यान रखना, इससे पहले हमने मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार से समझ लिया है। अगर आपको प्रधानमंत्री के बारे में गौर से अच्छे से समझना है या फिर मंत्रिपरिषद के कार्य वगैरह, तो आप इसे जस्ट वाला पहला पार्ट है यानी इस चैनल पे आप पॉलिटिकल के चैनल मतलब वो क्या कहते हैं आप वीडियो देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। आज का अपना ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री और वैदेशिक संबंधों का संचालन कैसे होता है, यानी प्रधानमंत्री का इसमें क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, तो वो देखना है। कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये सबको पता है कि भारतीय प्रधानमंत्री एक तरह से राजनीति में छाया हुआ रहता है, एक सितारा की तरह है जो हमेशा चमकता रहता है, ठीक है ना। और इसके ही नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के द्वारा पूरा कार्य किया जाता है। और चाहे विदेश विभाग के प्रधानमंत्री विदेश विभाग की हो वह विदेश मंत्री की दिया जाए, लेकिन फिर भी वह नियंत्रण प्रधानमंत्री के पास होता है। अंतिम रूप में विदेश नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, तो ध्यान रखना है। विदेश नीति का अंतिम निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पीएम। यानी फाइनली जो है विदेश नीति का जो किस तरह का संबंध दूसरों से होना, तो वैदेशिक यानी फॉरेन पॉलिसी में अंतिम जो डिसीजन है वो पीएम का होता है, ये ध्यान रखना है। और इस संबंध में उसके शब्द ही अंतिम और अधिकृत माने जाते हैं। जैसे हम बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के संदर्भ में पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। हम जैसे समझते हैं ना पंचशील सिद्धांत, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पंचशील सिद्धांत है वह किसने दिए, क्योंकि विदेश नीति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक आयाम था उस समय। तो ये पंडित नेहरू के द्वारा ही ये एक विदेश नीति के तौर पे एक नया तरीका यानी कह सकते नई नीति अपनाई थी। इसी प्रकार 1965 के भारत पाक युद्ध के संचालन यानी ताशकंद समझौते में 1965 में जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, ठीक है ना, तो उस समय भारत पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था, उस ताशकंद समझौते में भी प्रधानमंत्री की भूमिका थी। और उस समय शास्त्री जी, उस समय ये ताशकंद समझौता है वह किसने निभाया? श्री शास्त्री जी, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस तरह का ये समझौता यानी विदेश नीति के महत्व में काम हुआ था। 1971 से लेकर 77 तक प्रधानमंत्री ने वैदेशिक संबंधों के संचालन का समूचा भार ही अपने ऊपर ले लिया। यानी ये तो है कि विदेश मंत्री होता है, लेकिन पूरी तरह से जो रणनीति है यानी जो विदेश नीति को करने वाला जो एक मैन होता है यानी मैन रोल जो करेक्टर यानी हीरो की तरह गए, तो पीएम ही होता है। हर विदेश नीति को अपनी अकॉर्डिंग मोड़ सकता है। इसी तरह हम आगे देखते हैं, तो ध्यान रखना है कि 1998 का परमाणु परीक्षण हो या 1999 लाहौर की ऐतिहासिक बस यात्रा, तो वाजपेयी प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण रहा है। तो यानी 1998 की हम बात करें या फिर 1999 की बात करें, ठीक है ना, तो इन दोनों में भी वहाँ पर अटल जी के द्वारा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री रोल पर विदेश नीति का निर्धारण किया था। यानी 1998 में क्या हुआ था, तो ध्यान रखना है परमाणु परीक्षण किया गया था। 1998 में क्या गया, परमाणु जो परीक्षण हुआ था, उस परमाणु परीक्षण में विदेश नीति को पूरी तरह बदल दिया, परमाणु परीक्षण, ठीक है ना। और इसी तरह बात करें कि 1999 में क्या हुआ था, तो लाहौर समझौता हुआ था, जैसे आपको पता है थे लाहौर समझौता। और लाहौर समझौते के तहत बस चलाई गई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम था यानी संबंधों को नए आयाम तक पहुंचाने का। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी है वो विदेश नीति को महत्वपूर्ण निर्धारण करने में योगदान देता है। तो इस तरह से यह जो विदेश नीति है वो लगभग प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती है। अब दूसरा हम देखें, दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरी जो हम बात करें तो दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री की कृपा शक्ति के तौर पे हम देखें तो नॉर्मली ध्यान रखना है प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता होता है। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता होता है, ये तो लगभग ध्यान रखना इस चीज़ को। तो प्रधानमंत्री है वो देश का सर्वोच्च नेता होता है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि वह महत्वपूर्ण शासक के रोल पे अपना काम करता है, यानी महत्वपूर्ण शासक भी होता है, इस तरह से वो काम करता है। तो एक पंक्ति में प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता होता है, सर्वोच्च शासक भी होता है।
तो सिद्धांत रूप में न सही, लेकिन व्यवहार में इस देश का समस्त शासन उसी के द्वारा संचालित किया जाता है, क्योंकि पूरा देश का संचालन का पावर तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उसको वास्तविक तौर पर उस कार्य को कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी टोली यानी मंत्रिपरिषद। तो इसलिए कह सकते हैं कि सर्वोच्च नेता और शासक इसको ही माना जाता है। वह व्यवस्थापिका से अपनी इच्छा अनुसार कार्य बनवा सकता है, संविधान में आवश्यक संशोधन करवा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय को भी बहुत कुछ सीमा तक अपनी इच्छा अनुसार सलाह दे सकता है। यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में भी उसकी स्थिति सर्वोपरि होती है। मंत्रिपरिषद की हम जब बात करें, मंत्रिपरिषद की हम बात करें तो मंत्रिपरिषद में भी यह सर्वोच्च नेता होता है। सर्वोच्च नेता को या हम कह सकते हैं सर्वोच्च मंत्री होता है, मंत्रियों के ऊपर मंत्री प्रधानमंत्री। तो इस तरह से इसकी भूमिका होती है और मंत्रिपरिषद में उसकी स्थिति सर्वोपरि होती है। कभी कभी परिस्थितियों भले ही उसे सहयोगियों के सामने झुकना पड़े, लेकिन अंतिम रूप में प्रधानमंत्री का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। देश की जनता हो या संसद, राज्य सरकार हो या प्रधानमंत्री का अपना राजनीतिक दल, हर कोई नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री की ओर ही देखता है। जैसे आपने देखा होगा जब भी चुनाव होता है तो उस चुनाव में देखते कौन प्रधानमंत्री बना, उसी का अकॉर्डिंग वोट देते हैं। अब जितनी भी गतिविधि हलचल होती है तो हम इसमें क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से काम कर रहा है। अब जैसे पेट्रोल का बढ़ा, कोई कहेगा प्रधानमंत्री की सरकार ऐसी कर रही है। मतलब हर बार कहीं ना किसी चीज़ में प्रधानमंत्री को हम इंडिकेट करते हैं। तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि सरकार में महत्वपूर्ण रोल जो कार्य करता है वो पीएम ही करता है। तो ये एक तरह से पीएम है, उसको सर्वोच्च कार्यभार है वो दिया गया है, व्यवहार में इसका महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। अब प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को यहाँ पे हम सर्वेक्षण करते हैं कि प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है इसके बारे में आप देखिए। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ अपार और असीमित है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग उसकी शक्तियों में बहुत इजाफा हुआ है। मतलब समय के अकॉर्डिंग मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ बढ़ने लगी तो धीरे धीरे उसके साथ प्रधानमंत्री उसमें जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री का नेतृत्व ही ऐसा है कि वह स्वाभाविक उसकी शक्तियाँ वो धीरे धीरे असीमित रूप में बढ़ गई है। समय, स्थिति और व्यक्तित्व के अनुसार उसकी स्थिति घटती बढ़ती रहती है। प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति प्रमुख रूप से हम निम्न बातों में चर्चा करेंगे। तो पहला है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा और राज्यसभा, विशेषतः लोकसभा में कैसी स्थिति प्राप्त है इस पर डिपेंड करता है। यानी जो लोकसभा में जो दल है इसको अगर बहुमत है, पूरी तरह से एक अकेली पार्टी को बहुमत है तो उसका प्रधानमंत्री वो असीमित शक्तियों का पालन कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वही लोकसभा में गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें से जो प्रधानमंत्री होगा उसके पास उससे अपेक्षा कम पावर होगा, क्योंकि एक अकेली बहुमत वाली पार्टी में प्रधानमंत्री सशक्त और मजबूत होता है, असीमित शक्तियों का यूज कर सकता है, जबकि गठबंधन वाली सरकार में थोड़ा सा उसे कमजोर हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से दूसरी जो बात आती है, प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक सीमा तो उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताई, फर्स्ट ऑफ बात क्या है कि लोकसभा में बहुमत के आधार पर, लोकसभा में दल के आधार पर इसका कहने का मतलब है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री को अगर पूर्णतः बहुमत प्राप्त होता है, उसकी पार्टी बहुमत में है तो उस आधार पर उससे शक्ति को हम देख सकते हैं कि असीमित शक्ति का प्रयोग करता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत सीमा तक उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। दूसरा, पीएम का व्यक्तित्व, और पीएम के व्यक्तित्व पर ही कह सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के तौर पे हम अलग अलग प्रधानमंत्रियों को देखा है। तो इस तरह से कुछ प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं जिनका एक तो करेक्टर, जो व्यक्तित्व ही एक ऐसा होता है कि वो अपने आप में उस पद का डबल शक्ति यूज कर सकता है। जैसे अपने मोदी जी को देखिए, तो अब कहने का मतलब ये है कि उस पद पर जो व्यक्ति है उसके पास पावर तो है ही, वह पावर का यूज करता है, लेकिन वहीं पर एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति, मतलब कह सकते हैं लोकप्रिय और एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अगर उस पद को धारण करता है तो उस पद का वह असीमित रूप में उस शक्ति का असीमित रूप में प्रयोग कर सकता है। यानी पावर तो है ही, अब जो पावर है वो किस व्यक्ति के पास है। अगर वो उसका व्यक्तित्व बढ़िया है, स्टैंडर्ड है, नहीं कहने का मतलब उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि लोग उससे प्रभावित है, तो इस पद पर रहते हुए वो असीमित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व की बात आ गई। यानी दूसरा, वास्तविक स्थिति किस पर डिपेंड करेगी, पीएम का व्यक्तित्व कैसा है।
फिर इसी तरह से प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा कि उस पद पर बैठने वाला अधिकारी होता है। अगर वो कमज़ोर है या क्या, अभी नॉर्मली हम जैसे पीएम की बात करें तो पीएम के तौर पे जैसे एक मोदी जी है और एक हम मान लेते हैं मनमोहन सिंह जी, तो इन दोनों में अब फर्क क्या है? मनमोहन सिंह ने इतना पावर प्रधानमंत्री के तौर पे यूज नहीं किया जितना मोदी जी ने किया। क्या? क्योंकि उनका एक व्यक्तित्व ही एक ऐसा होता है कि उनको जो पावर है वो ऑटोमेटिकली जनता के द्वारा मिलता भी है, और मिलता तो है ही, बाकी उसके प्रति उनका समर्पण भाव भी देखा जाता है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री की स्थिति इस बात पर निर्भर है कि राजनीतिक दल अपने राजनीतिक गठबंधन किस प्रकार की स्थिति में है। तीसरी जो पॉइंट आता है वो है कि जो पीएम है, हम बात करें पीएम की, तो पीएम का जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल की स्थिति कैसी है, स्थिति यानी वो बहुमत में है कि दल नहीं है, तो इस वजह से बहुमत है या नहीं है, तो इस आधार पर भी पीएम का पावर कम ज़्यादा होता है। यानी गठबंधन वाली सरकार होती है तो प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में शक्ति का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाता है, जबकि बहुमत वाली सरकार में पीएम अपने पद से भी ज़्यादा शक्ति का उपयोग कर सकता है। फिर चतुर्थ बात है, प्रधानमंत्री की शक्ति तत्कालीन स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है ना। चौथी बात ये आती है प्रधानमंत्री की तत्कालीन यानी वर्तमान में कैसा माहौल है उस अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री के पास शक्तियां हैं वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है ना। यानी ये मान लिया जाए कि थोड़ा कैसे संकट काल की परिस्थिति चल रही है तो फिर प्रधानमंत्री को ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो उसके पास ज़्यादा पावर होता है, और सामान्य कान शक्ति है और बाकी लोग भी इतनी व्यक्तित्वपूर्ण हैं तो इसलिए प्रधानमंत्री सामान्य शक्ति का उपयोग कर पाता है। तो ये क्या है कि तत्कालीन यानी उस समय की परिस्थिति कैसी है उसके अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री की शक्ति घट और बढ़ सकती है, उसका कार्य उसकी भूमिका कम और ज़्यादा होती है। फिर इसी तरह देखें प्रधानमंत्री पदधारी को घरेलू और वैदेशिक क्षेत्र की व्यवहारिक राजनीति में प्राप्त सफलता असफलता प्रधानमंत्री की स्थिति को सबल और दुर्बल बनाती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री कहने का मतलब वो काम कर रहा है तो उस काम में उसकी सफलता कितनी है, यानी जो भी योजना है वो 1-2 साल में कर रहा है, उस कारण उसके जो योजना या जो विदेश नीति चलाई उसमें वो कितने तौर पर सफल रहा है, तो इसकी सफलता भी ये डिसाइड करती है कि वो किस तरह की शक्ति, किस तरह का व्यक्तित्व या किस तरह का अपना पद का उपयोग वो कर पाएगा। तो ये कब कैसे डिपेंड होगा, उसकी कार्य करने की सफलता असफलता पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो ये जो महत्वपूर्ण जैसे हमने चर्चा की है तो ये यहाँ पे डिफाइंड होता है कि भारत के प्रधानमंत्री की हम ये वर्तमान में परिस्थितियाँ देखें तो डिपेंड ये होता है कि लोकसभा में वो किस आधार पर शक्ति प्राप्त है उसे, और पीएम का व्यक्तित्व यानी जो पीएम पद पर बैठा उसका खुद का व्यक्तित्व कैसा है उस आधार पर उस शक्ति कम या ज़्यादा भूमिका होती है। पीएम का राजनीतिक दल में स्थिति कैसी है, बहुमत वाली सरकार, बहुमत वाली वो जिस दल से वो बहुमत दल है, बहुमत पार्टी है लोकसभा में, तब उसकी शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण और असीमित होती है, और तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वो कम ज़्यादा शक्ति कैसे उपयोग कर सकता है। तो आज जो हमारा ये चैनल अपना कह सकते हैं जो वीडियो है इसमें यही समझना था कि पीएम का व्यक्तित्व और पीएम है वो उनका दूसरों से किस तरह से संबंध होता है और किस तरह से वो अपनी शक्तियों का निर्वाह करता है। तो आज जो अपना ये टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है, और नेक्स्ट जो अपना आगे जो वीडियो आएगा वो संघीय व्यवस्था में हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। पीएम और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ लिया है, उससे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया था, तो नेक्स्ट हम आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ संसद के बारे में। तब तक आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है आप तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और लाइक और शेयर जरूर करो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कॉम्पिटिशन के लिए भी मुझे पॉलिटिकल की कोई ऐसा चैनल सर बताइए कि पॉलिटिकल संबंधित मुझे तैयारी के लिए बहुत अच्छा एक चैनल मिले, यानी कहने का मतलब है कि आपको कंपटीशन तैयारी करनी है, ठीक है ना, बड़े लेवल की, ये तो अपने कॉलेज के लिए है, बट कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है तो उसके लिए कौन सा चैनल है जो मैं प्रिपेयर करूं, तो मैं बता देता हूं उसका एक कंपटीशन चैनल के लिए आप एक चैनल है मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज, वहाँ जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो आपके राजनीति से संबंधित कंपटीशन में जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले वो वहाँ पे जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। वो चैनल जिसमें मैं ही पढ़ाता हूँ तो वो अपना खुद का चैनल था, आप वहाँ पे जाके जरूर इसको विजिट करें। तो ध्यान रखें मी एंड माई यूट्यूब क्लास। अब इससे संबंधित अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप जरूर शेयर करें, और इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।